हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार। ये वीडियो का पार्ट 2 बीज गणित, किसका? बीज गणित का पार्ट 2 वीडियो। अगर आप हमारे पार्ट 1 वीडियो को, बीज गणित के पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप चेक इन कर सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में आपका सभी दिया हुआ है। आपका रीजनिंग है, मैथ है, जीके जीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में डीएलएड के सिलेबस को देख सकते हैं। ठीक है, न्यू सिलेबस आई है, न्यू सिलेबस के पैटर्न पर ही हम आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे। कोई भी जो आपको मार्केट में कोई भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है उसमें न्यू सिलेबस का फॉलो नहीं किया और उसमें किसको सिलेबस का फॉलो किया? एसएससी के सिलेबस को फॉलो किया। ठीक है, और हमारा बिहार बोर्ड पहले ही कह चुका है कि हम एसएससी को नहीं पढ़ाएंगे। हम किसको पढ़ाएंगे? जितने भी मैट्रिक लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बस वही क्वेश्चन रहेंगे आपको डीएलएड के प्रश्न में। ठीक है, तो हम उसी को आधार मानते हुए पढ़ा रहे हैं मैट्रिक के लेवल को। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपके सिलेबस में मैट्रिक लेवल ही दिया हुआ है डीएलएड का। चलिए हम पढ़ते हैं। आप प्ले लिस्ट में चेक इन कर सकते हैं और हमारे प्ले लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, सब शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या कुछ बोलना हो, कुछ लिखना हो तो कमेंट में आप बोल ही सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 के बाद। बीज गणित भी, बीज गणित को कैसे हल करते, इसका मतलब होता है x का वैल्यू कैसे निकालते। बीज गणित को हल करने का मतलब बोल रहा है कि x का वैल्यू आप निकालते हो, तो निकालते कैसे? तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा निकालते। प्रतिस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस, विलोपन विधि रिमूवल प्रोसेस। वर्ज गुणन विधि मतलब क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस मेथड, विधि मतलब प्रोसेस या मेथड जो हो। चलिए पढ़ते हैं। हमारा दो समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण है और ये दूसरा समीकरण। a1x b1y और c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो समीकरण दिया हुआ, कुछ नहीं करना, पहले हमको b1 और b2 लिख देना और अंत में b1 b2 लिख देना। क्या लिखना है? b1 b2 शुरू में लिखना है, b1 b2 अंत में लिखना है। b के बाद क्या आता है? c लिखता है, तो b के बाद c2, b1 के बाद c1 आएगा, b2 के बाद c2 आएगा। b से पहले क्या आता है? a आता है। b से पहले क्या आता है? a आता है। बस हो गया, इतना ही तो करना था। b से पहले क्या आता है? a आता है। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। क्या कर देना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर x, यहाँ पर y और यहाँ पर कितना? 1। ठीक है, यहाँ पर x रखना है, यहाँ पर y रखना है, यहाँ पर 1 रखना है। ठीक है, देखिए x बटा b1 इंटू c2, b1 इंटू c2, माइनस का साइन देना है, b2 इंटू c1। क्या है? b1 c2 माइनस का साइन देना है, b2 c1। ठीक है, ये हो गया x का वैल्यू। y का वैल्यू y बटा क्या है? c1 इंटू a2, c1 इंटू a2, c1 a2 माइनस c2 a1। क्या है? c2 a1 है बाई 1, बाई क्या है? 1 है, तो 1 बटा a1 b2। यहाँ देखिए a1 b2, a1 इंटू b2, a2 इंटू b1, ये हमारा क्या हो गया? ब्रज गुणन विधि मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, जिसके सहायता से हम a और b का वैल्यू क्या करते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। x का वैल्यू क्या हो गया? तो यहाँ पर से x का वैल्यू, ये जो इससे इसको और इसको लेकर सॉल्व करेंगे तो ये जो पार्ट है हमारा इसके ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये जो वाला पार्ट है इसके ऊपर चला गया, यहाँ पर चला जाएगा। देखिए b1 c2, देखिए b1 c2 b2 c1 है, और नीचे क्या है? a1 b2 a2 b2 a2 b1। जहाँ ये जो नीचे वाला पार्ट है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 0 हुआ x का वैल्यू क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट वाला अपरिभाषित आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। y का वैल्यू वैसे ही निकालेंगे, जो y के नीचे है कहाँ जाएगा? जो डिवाइड में है इक्वल को उधर जाता है, तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो ऊपर चल जाएगा। तो देखिए c1 a1 c1 a2 c2 a1 c2 a1, अब बटा में क्या है? a1 b2 a2 b1। और इसके भी नीचे वाला क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो इन्फिनाइट हो जाएगा। ब्रज गुणन विधि द्वारा समीकरणों को हल इसी प्रकार से किया जाता है। ब्रज गुणन विधि क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, यहाँ मेथड मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, क्रॉस
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं एक न्यू चैप्टर के बारे में जिसका नाम है द्विघातीय समीकरण या द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बहुत अच्छे से क्या करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। चलिए क्या दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दिया क्या हुआ है सो पढ़ते हैं। क्वाड मतलब होता ही है दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 देंगे तब बनेगा। ठीक है, द्विघात पद जब 0 हटा देंगे तो द्विघात पद बन जाएगा, जब इक्वल टू 0 दे देंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, इसके दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा। कितने मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। एक्स के दो वैल्यू होते हैं माइनस बी प्लस माइनस क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा कितना होता है 2a होता है। कितना होता है 2a। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू एक प्लस वाला ले लेंगे, अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या लेंगे माइनस वाला। या तो आप अल्फा का वैल्यू माइनस वाला ले सकते हैं या बीटा का वैल्यू प्लस वाला, आपके ऊपर डिपेंड है, आप जो लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो मूल है तो दोनों मूल एक देखिए, पहला मूल को प्लस वाला लिया और दूसरा मूल को क्या लिया माइनस वाला लिया। द्विघात समीकरण एक्स वाई प्लस के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहता है विविक्त कर कहा जाता है। क्या कहता है विविक्त कर कहा जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है विविक्त कर कहा जाता है। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए कभी भी 0 नहीं होगा और मूल जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो मूल होते हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा उसमें कुछ संबंध होते हैं, वो संबंध देख लेते हैं। अगर दोनों मूल को जोड़ेंगे तो हमको माइनस बी बाई ए हमेशा मिलेगा, अगर दोनों मूल को गुना करेंगे तो हमको हमेशा क्या मिलेगा सी बाई ए मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द्विघात समीकरण की प्रकृति क्या होती है, हम एक रेखीय समीकरण भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं, फिर से ध्यान से सुनिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डी अगर 0 है तो दोनों मूल क्या होगा अल्फा और बीटा दोनों क्या होगा वास्तविक होगा और दोनों इक्वल नहीं होगा, दोनों इक्वल नहीं होगा। अगर डी इक्वल टू 0 हुआ तो अल्फा और बीटा वास्तविक तो होंगे लेकिन अल्फा और बीटा क्या होगा बराबर हो जाएगा। अगर डी जो है 0 से छोटा हुआ तो क्या हो जाएगा डी जैसे 0 से छोटा हुआ अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। आपको इमेजिनरी नंबर क्या होता है इसको जानने के लिए आप पार्ट 1 वीडियो इसी का बीजगणित का पार्ट 1 वीडियो आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, उसमें हम बहुत अच्छे से समझाए हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं वैल्यू को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवास्तविक होंगे मतलब इमेजिनरी होंगे। क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक द्विघातीय समीकरण है जहाँ ए बी सी एक वास्तविक संख्या था, ए नॉट इक्वल टू कभी भी 0। ए क्यों 0 नहीं होगा, हमको समीकरण दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए जैसे 0 कर दीजिएगा ये जो एक्स स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और बी एक्स प्लस सी मतलब एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। कौन सा समीकरण, एक रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण कभी भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, इसलिए बोल रहा है ए इक्वल टू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे क्या कहता है। मूलों की प्रकृति विविक्त कर को डी पर निर्भर करती है। अभी बोले हैं डी बड़ा होगा तो कुछ और वैल्यू होगा, डी छोटा होगा तो कुछ और होगा, डी इक्वल टू 0 होगा तो कुछ और होगा। मतलब हमारा जो मूल है किस पे डिपेंड करता है डी। क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डी इक्वल टू होता है। ठीक है, मतलब इस रूट का जो वैल्यू आएगा उसी पर हमारा मूल डिपेंड करेगा। चलिए आगे बढ़ते। मान लीजिए आपको अल्फा का वैल्यू पता है और बीटा का वैल्यू पता है। किसका वैल्यू पता है, अल्फा का वैल्यू भी पता है और बीटा का वैल्यू पता है, मतलब एक्स के दो मान आपको पता है। तो आपको बोल रहा है कि द्विघातीय समीकरण का सूत्र बताइए, मतलब द्विघातीय समीकरण निकालिए। आपको एक्स का वैल्यू दे दिया, दो वैल्यू दे दिया, आपको पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू हम दो दे देते हैं अल्फा और बीटा। आप बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या, द्विघातीय समीकरण क्या होगा, जिसका एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है 0। ये हमारा क्या हो गया सूत्र से निकाल सकते हैं। जब एक्स का दो वैल्यू अल्फा और बीटा दिया हुआ, जैसे इसका वैल्यू 2 इसका वैल्यू 3 दे दिया, तो हम निकाल सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर 2 + 3 कितना हो जाएगा -5x और
अल्फा बीटा कैसा होता है, 3 2 6 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण आ गया। चलिए, द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल एक ही है। शून्यक मतलब क्या होता है, अल्फा जो बीटा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है 0। शून्यक मतलब क्या होता है, अल्फा का वैल्यू एक्स देता है, अल्फा वैल्यू एक्स देता है, बीटा का वैल्यू एक्स देता है, और इसका वैल्यू इसमें रख देंगे तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बीटा का वैल्यू इसमें रख देंगे तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और मूल इसी को कहते हैं, एक्स के वैल्यू को ही मूल कहते हैं, एक्स के वैल्यू को ही क्या कहते हैं शून्य कहते हैं। श्रीधराचार्य जो हमारे एक इंडियन क्या थे मैथमेटिशियंस है, वही डी का वैल्यू पता लगा, एक्स का वैल्यू पता लगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकालने के लिए -b। ठीक है, हमारे महान गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने एक्स का वैल्यू दिया -b प्लस माइनस √b²। अभी तक आप जानते थे कि आप ये जो वैल्यू है ये किसने दिया था? ठीक है, नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिए सेक्शन में, और जानते थे तो कमेंट कीजिए सेक्शन में सर हम जानते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य ने इस सूत्र को प्रतिपादन किया था, इस सूत्र को दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन से समीकरण बनाने पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए कथन के चरों का रूप दिया जाता है और व्यंजक बनाया जाता है, और फिर व्यंजकों को समान कर समीकरण बनाकर हल किया जाता है। ठीक है, कथन से समीकरण बनाने पर आधारित प्रश्नों, मान लीजिए कोई कथन दिया हुआ, कुछ भी बहुत सारा कथन दिया हुआ, उस पर जो आधारित उसको हल करना है, उसको ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आपको क्या करना है, लिखना है। तो कैसे लिखेंगे तो देखिए, व्यंजक बनाया जाता है, फिर व्यंजक को समान कर समीकरण बनाकर हल किया जाता है। ठीक है, इसको हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी भिन्न के अंश और हर को सुविधापूर्वक चर का रूप देकर समीकरण बनाया जा सकता है। सॉरी, किसी भिन्न के अंश और हर को सुविधापूर्वक चर का रूप देकर समीकरण बनाया जाता है और हल कर दिया जाता है। ठीक है, किसी भिन्न के अंश x बटा y सुविधापूर्वक चर का रूप देकर, मतलब वेरिएबल का रूप देकर समीकरण बनाया जाता है और इसका हल भी निकाल लिया जाता है। प्लस x² है, जैसे x²/2 है, ये भिन्न हो गया। चलिए, सुविधापूर्वक हल किया जाता है और x का वैल्यू क्या किया जाता है, आसानी से निकाल लिया जाता है। व्यापक रूप में एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघातीय समय a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है, एक मूल कहलाता है यदि क्या कहता है a∝² प्लस b∝ प्लस c इक्वल टू 0 हो तो क्या कहलाता है उसका मूल। x इक्वल टू क्या हो, अल्फा द्विघातीय समीकरण का हल है तथा अल्फा द्विघातीय समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब, और x का वैल्यू यहाँ पर अल्फा रख दिए तो ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अगर 0 के बराबर आ गया तो हम लोग कहते हैं ये समीकरण को क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया। ठीक है, बीज गणित का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या होता है, समांतर श्रेणी को माना जाता है। किसको, समांतर श्रेणी को माना जाता है। आज हम लोग उसी के बारे में क्या पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी होता क्या है, इसको निकालते कहते हैं, और क्वेश्चन किस प्रकार का पूछे जाते हैं। जैसे देख लीजिए, 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और कुछ भी दे सकता है। समांतर श्रेणी कब होता है, जब ये समांतर पद हो गए, क्या हो गए, समांतर पद हो गए, अर्थमेटिक टर्म, ये अर्थमेटिक टर्म हो गया। समांतर श्रेणी किसको तो ये भी बताएंगे। देखिए, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 में से 1 घटाइए 2 आ गया, 5 में से 3 घटाइए 2 आ गया, 7 में से 5 घटाइए 2 आ गया, 9 में से 7 घटाइए 2 आ गया। जब अंतर समान हो, जब ऐसी श्रेणी, ऐसी पद जो है, ऐसा पद जो लिख दिए जिसका अंतर क्या हो, समान है, तो इसको कहते हैं समांतर पद। इसको क्या कहते हैं, समांतर पद। और जब इसके बीच में प्लस का साइन दे देते हैं, किसका साइन, प्लस का साइन दे देते हैं, तो यही समांतर पद जो है समांतर श्रेणी के रूप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बदल जाता है। हम क्या बोले हैं, कोई भी समांतर श्रेणी में होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि उसका जो अंतर है हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। नेक्स्ट अगला पद जो है पिछला पद से क्या होना चाहिए, एकदम का एकदम समान होना चाहिए, तब ये क्या होगा, अंतर समान होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पद a और सार्व अंतर d वाली AP का हो तो an नो इक्वल टू 0।
ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं क्या कह रहा है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे बोल क्या रहा है। प्रथम पद ए है, प्रथम पद किसको माना है, ए को माना है, प्रथम पद किसको माना है, ए को माना है, प्रथम पद ए को माना है, प्रथम पद किसको माना है, ए को माना है। और सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर डी माना है, प्रथम पद किसको माना है, ए को माना है। चलिए हम आपको लिखा देते हैं, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, कहाँ तक जाएगा, AN तक जाएगा, कहाँ तक, AN। प्रथम पद क्या हो गया, A1 हो गया, प्रथम पद क्या हो गया, A1 हो गया। और इस दोनों के बीच में अंतर क्या है, D माना। मान लीजिए D इक्वल टू क्या हो गया, तो A2 माइनस A1। ऐसा जरूरी नहीं है कि A2 में से A1 को ही घटाएंगे, हम A3 में से A2 को भी घटा सकते हैं, A4 में से A3 को, AN में से किसको घटाएंगे, AN माइनस 1 को घटाएंगे, एक पद छोटा को घटाएंगे। तो D1 इक्वल टू क्या हो गया, मतलब नेक्स्ट टर्म, मतलब अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, सार्व अंतर मिल जाता है। सार्व अंतर मतलब क्या होता है, सार्व अंतर, अंतर मतलब समझते हैं, सार मतलब क्या होता है, सार मतलब समान होता है, सार मतलब क्या होता है, समान होता है, सार मतलब क्या होता है, समान होता है, सार्व अंतर मतलब समान अंतर। चलिए तो मान लीजिए A1, A2, A3, A4 कहाँ तक, AN तक, AP में, किस में है, AP में। तो AP में होने के लिए हम इसको कैसे, A1 को पहला पद मान लिए, A1 को क्या मान लिए, पहला पद, और AN को क्या मान लिए, अंतिम पद, AN को क्या मान लिए, अंतिम पद मान लिए, AN को क्या मान लिए, अंतिम पद, ठीक है। तो अंतिम पद निकालने का जो फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, TN या AN से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, TN या AN से। प्रथम पद, प्रथम पद, नंबर ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या मान लीजिए n है, पदों की संख्या क्या है, उसमें से एक घटा दीजिए, कितना घटा दीजिए, एक घटा दीजिए, और उसमें सार्व अंतर से गुना कर दीजिएगा, तो हमको क्या मिल जाती है, लास्ट टर्म, क्या मिल जाती है, लास्ट टर्म मिल जाती है। पदों की संख्या क्या लिखेंगे, पदों की संख्या -1 इंटू सार्व अंतर, और फर्स्ट टर्म में इसको जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल जाती है, लास्ट टर्म मिल जाती है। लेकिन पदों की संख्या मालूम होनी चाहिए, जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, बताइए इसमें पदों की संख्या, हमको फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, TN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस क्या होता है, N माइनस 1 इंटू D, हो गया। बताइए पदों की संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, पदों की संख्या, प्रथम पद क्या है, 1 है, पदों की संख्या 5, 5 में से 1 गया 4, इसका बताइए अंतर कितना है, तो 2, 4 दूना 8, 8 1 9, देखिए अंतिम पद क्या 9 आ गया, ये फार्मूला होता है हमारा, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए हमको अंतिम पद दिया हुआ है, n का वैल्यू पूछ रहा है तो नहीं निकल जाएगा। मान लीजिए हमको an या TN का वैल्यू दिया हुआ क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या दिया, d दिया हुआ, ठीक है। हमको n दिया हुआ है, हमको अंतिम पद दिया हुआ है ना, लास्ट टर्म अंतिम पद दिया हुआ है, हमको a का वैल्यू दिया हुआ है, d का वैल्यू दिया है, हमको नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, मतलब पदों की संख्या कितना है उसमें, तो नहीं निकल जाएगा। अगर हमको n दे दिया, d पूछ रहा है तो नहीं निकल जाएगा। अगर हमको d दे दिया, n दे दिया, तो हमको प्रथम पद निकल जाएगा, लास्ट टर्म पद ना है तो, ठीक है। चलिए आप हम दूसरा देखते, 1, 3, 5, 7, 9, आप बोलेगा इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, अब बताइए जोड़ कर कितना आएगा, तो हम तो ये तो हल्का है, अगर यही बहुत ज़्यादा रहता संख्या में तो कैसे निकालते, तो बताइए 9, मान लीजिए यहाँ पर 1, 3, 5, 99 दे दिया, आप कैसे निकालेंगे बताइए, निकाल सकते हैं, ज़रूर निकाल सकते हैं। हमारा फार्मूला होता है SN, क्या होता है, नंबर ऑफ SN, मतलब n पदों का सम, n पदों का सम मतलब n पदों का जोड़, S मतलब जोड़ हो गया। तो क्या होता है, दो फार्मूला होता है, एक होता है टोटल नंबर ऑफ पद, पदों की संख्या, पहला पद प्लस अंतिम पद, जब मालूम है, अंतिम पद मालूम है ना हमको, पहला पद भी मालूम है, अंतिम पद, तो पदों की संख्या नहीं मालूम है, पदों की संख्या नहीं मालूम, नहीं निकल जाएगा। और बोल देता कि पदों की संख्या इतना है तो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। पदों की संख्या आपको अगर पूछ रहा है ऐसे निकालिए, मतलब सबका जोड़ निकालिए, तो आपको पदों की संख्या दिया जाएगा, प्रथम पद दिया जाएगा, अंतिम पद दिया जाएगा, तो हमको पदों की संख्या का योग निकल जाएगा, ये पहला फार्मूला होगा। दूसरा SN का फार्मूला क्या होता है, n/2, n/2 क्या होता है बताइए, अभी तो पता है, फिर से यहाँ पर लिख देते, SN इक्वल टू क्या होता है, n/2 क्या होता है,
प्रथम पद प्लस लास्ट पद होता है। चलिए n/2 a प्लस लास्ट टर्म tn का फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d, यही होता है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा एसन का फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब प्रथम पद को 2 गुना करेंगे, पदों की संख्या में 1 घटा के सार्वंतर में गुना कर देंगे और जितना आएगा उसको पदों की संख्या में गुना करके 2 से भाग दे देंगे। तो हमको nवां पद का क्या a से लेकर n तक का पदों की जोड़ सम निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां l और n क्या है पद। मुख्य बिंदुओं देखते हैं इसमें है क्या, क्या बोल रहे हैं। समांतर श्रेणी की कुल पदों की संख्या n हो तो अंत से rवां पद शुरू से n-r+1 वां पद होगा। जैसे 1 3 5 7 9 11। ठीक है, क्या बोल रहा है सो सुनिए। समांतर श्रेणी की कुल पदों की संख्या n हो, समांतर श्रेणी की कुल पदों की संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6, कुल पदों की संख्या 6। अंत से rवां पद, अंत से rवां पद मान लीजिए 6 है, बोल रहा है अंत से चौथा पद क्या होगा, अंत से चौथा पद क्या होगा, अंत से चौथा पद क्या होगा। तो अंत से चौथा पद क्या होगा, तो 6 में से 1 घटाइए नहीं कर रहा, टोटल नंबर ऑफ पद में से जो अंत से पूछ रहा है तो 6 में से 4 घटाइए, अब 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 में से 4 दीजिए 1 जोड़ दीजिए, तो 6 में से 4 घटाइए 2 2 1 3, तीसरा पद हो जाएगा 1 2 3, ये तीसरा पद ये 5 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आप अंत से चौथा पद, एक पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, देखिए चौथा पद एकदम मिल गया। वही तो बोल रहा है समांतर श्रेणी के पदों का योग लिखते वो समांतर श्रेणी कहलाती है। वही बताए थे, कोई भी a1 प्लस a2 प्लस a3 कोई समांतर श्रेणी में है, इसको जोड़ के रूप में लिख देंगे, प्लस बीच में प्लस लगा देंगे तो हम बोलते हैं ये समांतर श्रेणी में है, और प्लस हटा देंगे तो बोलेंगे समांतर पद है। समांतर श्रेणी का nवां पद an क्या होता है, टोटल जोड़ के माइनस कहाँ तक जोड़िए, उसको 1 अंक तक जोड़िए तो क्या हो जाता है, हमको लास्ट पद मिल जाता है। इस फार्मूला का ज़्यादा यूज नहीं होता है, फिर भी आप देख लीजिए काम का है। जैसे 1 3 5 7 9 बोल रहा है, यहाँ तक जोड़िए एस एन हो गया, उसके बाद यहाँ तक जोड़िए माइनस SN-1, तो हमको क्या मिल जाएगा बताइए, हमको क्या मिल जाएगा, अंतिम पद मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अंतिम पद मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अंतिम पद। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात हो, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात हो, nवां पद मतलब लास्ट टर्म बोल रहा है ज्ञात हो, जैसे 1 3 5 7 9 nवां पद 9 है, इसकी सहायता से समांतर श्रेणी की रचना संभव है। nवां पद ज्ञात हो तो समांतर श्रेणी का रचना क्या है, संभव है। जैसे देखिए nवां पद क्या दिया हुआ, बोल दिया nवां पद क्या है, nवां पद 3n प्लस क्या है 4, तो हम कुछ नहीं करेंगे। n जो हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है बताइए, प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, यही तो प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये बोल रहा है हमको अगर an किसी फॉर्मूला में दे दिया तो हम इसकी सहायता से हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, आसानी से हम समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं। जैसे 3n प्लस 4 दे दिया, n का वैल्यू 1 रखिए, n का वैल्यू 1 रखिए तो a1 क्या हो जाएगा, n का वैल्यू n यहाँ पर a1 का 3 इंटू 1 3 7 हो जाएगा, a2 3 दूना 6 6 4 10 हो जाएगा, a3 3 3 9 4 13 हो जाएगा, a4 4 3 12 4 16, a5 5 3 15 4 19, a6 4 3 18 4 22। इससे ऐसे ऐसे करते करते कितना हम समांतर श्रेणी का कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं और बोल सकते हैं 7 10 13 16 19 22 सब क्या है, समांतर श्रेणी में समांतर पद है। ठीक है, अंतर भी कितना होता है, 7 3 10 10 3 13 13 3 16 16 3 19 19 3 22। ठीक है, बोले हैं सार्वंतर, अगर समान अंतर हो दो पदों के बीच में तो वो समांतर श्रेणी में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समांतर श्रेणी की संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। वही है 3 है 5 है 7 है, इसमें कितना 2 जोड़ दिया। अब बोल रहा है इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगला संख्या मिल जाएगा,
देखिए मिल गया 7, वही बोल रहा है। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, n जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बोल रहा है प्रथम धन पूर्णांकों का योग बताइए। मतलब 1 से लेकर 10 तक कितना योग होगा बताइए। हम 10 तक लिखे हैं, आपको जहाँ तक मन है वहाँ तक लिख सकते हैं। तो बोल रहा है n इंटू n प्लस 1 बटा कितना है 2। n क्या है लास्ट टर्म है, 10 कितना है लास्ट टर्म कितना है 10 है, 10 तो 10 इंटू n प्लस 1 तो 10 प्लस 1 11 बटा 2, 2 से इसको काटिए कितना 5, कितना आएगा 55 आ जाएगा। चलिए इसका एक फॉर्मूला भी बताते हैं। अगर 1 से लेकर हमको कहाँ तक पूछा 10 तक, 1 से लेकर 10 तक का जोड़ पूछा तो इसका आधा कर दीजिए, इसका कितना होता है आधा, और जितना आया उसको फिर से एक बार लिख दीजिए। 1 से लेकर 100 तक पूछ रहा है, 1 से लेकर 100 तक का क्या पूछ रहा है सम पूछ रहा है, तो इसका आधा कीजिए कितना आ जाएगा 50, 50 और जोड़ दीजिए इसका सम निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। 1 से लेके 1000 तक पूछा तो जीरो वाला ही को हम ट्रिक बता रहे हैं, सिर्फ जीरो वाला, इसका आधा कीजिए कितना हो जाएगा बताइए बताइए 500, कितना हो जाएगा 500, और बोले है जितना 2 से भाग देकर जितना आएगा फिर उतना ही लगा देंगे तो क्या जाएगा हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये 1 से 1000 तक बन गया। ऐसे आप 10,000 का 1 लाख का, ठीक है, घर पर बना के देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ट्रिक अच्छा लगा, ट्रिक अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर यदि AP में 3 संख्या हो, मान लीजिए AP में कितना संख्या है A, B और C 3 संख्या है, तो हमको जो B है अगर AP में है, ये तीनों AP में होना चाहिए, नेसेसरी है AP में, तो B निकालने का फॉर्मूला है A प्लस C बाई 2। ठीक है, A प्लस C बाई 2, और इस B को समांतर माध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है B को A और C का समांतर माध्य कहा जाता है। इस B को A और C का क्या कहा जाता है समांतर माध्य कहा जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। संख्या जैसे 3 है, यहाँ नहीं देते 5 7 है, और यहाँ जैसे हमको 3 दे दिया और 7 दे दिया, पूछ रहा है इस बीच का क्या वैल्यू होता है। B का वैल्यू क्या बोले थे, इसको और इसको जोड़ दीजिए, 3 प्लस 7 10 हो गया, 2 से भाग दीजिए। B का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया, 5 3 5 7, ये हमारा क्या हो गया 5 जो है हो गया हमारा अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य कहते हैं। इसी को संख्याओं को एक निश्चित नियमानुसार क्रम को अनुक्रम कहा जाता है। अनुक्रम मतलब प्रोग्रेशन किसको कहा जाता है, तो संख्याओं का एक निश्चित क्रम को ही अनुक्रम कहा जाता है। जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है, ये क्या है अनुक्रम में लिख रहे हैं, नियम के लिख रहे हैं, नियम कुल है, 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो ऐसे क्रम को क्या कहते हैं अनुक्रम कहते हैं। जैसे 1 के बाद 2 लिख दिए, उसके बाद 4 लिख दिए, उसके बाद 10 लिख दिए, उसके बाद 20 लिख दिए, तो ऐसे ये अनुक्रम नहीं हुआ, ये क्रम हुआ लेकिन अनुक्रम नहीं हुआ। ठीक है, एक नियमानुसार लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जैसे 3 के पास 7 आएगा 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11। देखिए एक नियम के अनुसार लिखे तो नियम के अनुसार 2 जोड़ के लिखे तो इसको कहते हैं अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। A और बीच के बीच n समांतर माध्य के लिए सार्वंतर कितना होता है। मान लीजिए A और B है, हम तो एक ही समांतर माध्य निकाले हैं ना, इसके बीच में बोल रहा है बहुत सारे निकालिए, बहुत सारे निकाले, कहाँ तक n निकाले। तो उस समय D का जो फॉर्मूला होता क्या होता है B माइनस A बटा n माइनस 1, n प्लस 1। इस B से A को घटाइए और जितना नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, उसमें एक जोड़ के इसे भाग दीजिए, D का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, 2 राशियों के बीच समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला अभी बताया है A प्लस B। A और B है, बीच में C है, हम पहले B वाला बताए थे, अब C दिया हुआ, तो C का निकालने का फॉर्मूला A और B को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, हमारा C का फॉर्मूला निकल जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। A और B के n समांतर माध्य के लिए सार्व अंतर अभी बताएं, B माइनस A n प्लस B, जहाँ A और B प्रारंभिक और अंतिम पद है, B क्या है अंतिम पद है और A क्या है प्रारंभिक पद है। प्रथम n प्राकृत विषम संख्या का योगफल कितना होता है n स्क्वायर होता है। प्रथम विषम संख्या का योगफल 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, कहाँ तक जाएगा, तो इसके मान लीजिए 11 तक ही है,
तो n प्रथम n प्राकृत विषम संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो मान लीजिए 11 तक है तो क्या होता है 11 का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं समांतर श्रेणी का। ठीक है, जो पढ़े है उसका रिवीजन कर लेते हैं। यह निश्चित संख्या सार्वंतर कहलाता है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, जो हमारा सार्वंतर जो है धनात्मक और ऋणात्मक क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है। मान लीजिए हम 1, 3, 5, 7 लिखे, 3 में से 1 को घटाए कितना आ जाएगा, सार्वंतर 2 आ जाएगा। यही हम उल्टा लिख देते हो 7, 5, 3, 2, आप 5 में से 7 को घटाए कितना आ जाएगा, -2। तो वही बोल रहा है जो सार्वंतर होता है वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला पद। AP के पहले 1 से और सार्वंतर को D से प्रकट किया जाता है। ठीक है, पहला पद को किससे, A से, और सार्वंतर को D से प्रकट किया जाता है। बोले है रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन कीजिए। हमको A से लेकर N तक AP में है तो हमारा D का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोले है दूसरा पद माइनस पहला पद, ऐसा जरूरी नहीं है। हम तीसरा पद में से किसको घटा सकते हैं, दूसरे पद को। चौथा पद में से किसको घटा सकते हैं, तीसरे पद को। मतलब एक आगे वाला पद को एक पीछे वाला पद में घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको D का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसी AP जिन्हें पदों की संख्या सीमित होती है, मतलब 1, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5 पदों की संख्या क्या है, सीमित है, जिसको कहते हैं सीमित। क्या कहते हैं, AP में तो उसे परिमित AP कहा जाता है। ठीक है, परिमित AP कहा जाता है, जिसमें पदों की संख्या असीमित हो। असीमित मतलब 1, 3, 5, 7 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ऐसे पदों को क्या कहते हैं, ऐसे श्रेणी को क्या कहते हैं, असीमित AP कहते हैं, या उसे अपरिमित AP कहते हैं। ऐसे AP में अंतिम पद नहीं होता, ऐसे AP में अंतिम पद इनफाइनाइट कोई पद होता है। वैसे हमारे रामानुजन जो है इनफाइनाइट का वैल्यू निकाले थे 1/-1/12 निकाले। ठीक है, और ये कैसे निकाले थे, ये उन्हीं के साथ चला गया। वो बहुत ही हमारे बोलते हैं भारत में जो वैज्ञानिक हुए हैं, बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हुए हैं, बहुत ही अच्छे चीज़ों का क्या किए हैं, खोज किए हैं। ठीक है, तो रामानुजन उनमें से एक है जो इनफाइनाइट का वैल्यू क्या निकाले थे, -1/12। अभी कोशिश करके देखिए कैसे निकलता है इनफाइनाइट का वैल्यू -1/12। पहले देखकर ही लगता है -1/12 नहीं निकलेगा, लेकिन निकलता है। ठीक है, हम प्रूफ देखे हैं -1/12 निकलता है। चलिए कैसे निकलता है वो आप कोशिश करके देखिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम पद A और सार्वंतर D वाले एक AP का nवां पद क्या होता है, बोले हैं रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन A + n-1 इंटू क्या होता है, D होता है। किसी AP के प्रथम n पदों का योगफल S का फॉर्मूला भी बताया गया, इतना होता है। इसे इस रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। बोले हैं हम शुरू में ही बताया है, प्रथम पद प्लस लास्ट पद को पदों की संख्या बटा 2 से गुना कर देंगे तो हमको Sn का वैल्यू निकल जाएगा। अगर Sn परिमित है मतलब सीमित है, पदों की संख्या सीमित है, तब निकलेगा। ठीक है, चलिए ये हमारा अंतिम वीडियो था, अंतिम चैप्टर था। ठीक है, लास्ट में पहुंच गया, कंसेप्ट लास्ट कंसेप्ट था। ठीक है, और आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, इसका पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए जाकर। ठीक है, नहीं देखे तो देखिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखो तो आप पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।